जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने राजधानी रांची में मीडिया को संबोधित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव कुछ ही दिन में होने को हैं। इस बीच जेडीयू एनडीए के साथ है। पार्टी पूरे विधानसभा क्षेत्र में साथ रहेगी। इसको लेकर पार्टी के नेता बूथ स्तर तक जाके कार्य करेंगे और जनता का दिल जीतने का काम करेंगे। जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार जनता को ठगने का काम किया है, इस बार के चुनाव में जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और एनडीए की सरकार बनाएगी। मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, उनके साथ बात करना, बूथ की रणनीति पर चर्चा करना और एनडीए की सरकार बने, इसके लिए हर एक लोगों के साथ जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करना, ये कार्यकर्ताओं को हम लोग एहसास कराने का काम कर। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि झारखंड की जनता ने चले गए हैं, धोखा खाए हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि जितनी योजनाएं समाचार पत्रों के विज्ञापनों के माध्यम से, जितनी योजनाएं चैनलों के विज्ञापन के माध्यमों से, जितने दीवार पर पोस्टरों के माध्यम से जो योजनाओं का जिक्र होता है, वो झारखंड की जनता अपने आप को बेबस महसूस कर रही है, छला हुआ महसूस कर रही है और अपने गाल पर करारा तमाचा महसूस करने का काम कर रही है। इसलिए इसका बदला वो लेगी और आने वाले कुछ ही महीने में जो चुनाव होगा, उसमें एनडीए का 81 में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम जीत करके एनडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। बूंदू में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा सोमवार को निकाली गई। आपको बता दें कि ये यात्रा भारत माता चौक से गोसाईडीह एनएच तक निकाली गई, जिसमें रांची सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व राज्यसभा सदस्य समीर उरांव, प्रमंडलीय प्रभारी गणेश मिश्रा आदि बीजेपी के नेता शामिल हुए। यात्रा का नेतृत्व कर रहे संजय सेठ ने कहा कि हेमंत सरकार ने गत 5 सालों में राज्य की जनता को सपने दिखाने का काम किया है। अब ये प्रदेश उनके विदाई समारोह के लिए तैयार है। ये परिवर्तन है। आज बुंडू से यह यात्रा निकली है और देवड़ी मंदिर के मां का आशीर्वाद लेने के बाद बाहर होते हुए सिल्ली होते हुए काटीसिले पहुंचेंगे, जहां बड़ी आम सभा है। ये परिवर्तन इसलिए कि हेमंत सोरेन की सरकार ने 5 साल सिर्फ हसीन सपने दिखाए। 5 साल पहले इन्होंने वायदा किया था कि 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो गद्दी को लात मारा, गद्दी पे लात नहीं मारा। इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दे पाए। राजनीति से संन्यास नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था 5 साल पहले कि झारखंड की बेटियों को 2000 रुपए महीने चूल्हा खर्चा देंगे, नहीं दे पाए। लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने गारंटी कार्ड भरवाया था कि झारखंड की बेटी को खटाखट 1 लाख रुपया उनके अकाउंट में जाएगा, नहीं दे पाए। पश्चिमी सिंहभूम में सोमवार को बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली। जगन्नाथपुर में निकाली गई इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होने पहुंचे उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, जहां वो राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, बीजेपी प्रवक्ता गीता कोड़ा सहित तमाम बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। इस दौरान सभी वक्ता राज्य सरकार पर हमलावर दिखे। साथ ही कहा कि राज्य में परिवर्तन की लहर है, ऐसे में हेमंत सरकार का जाना तय है। वो भाषा है, कोलकानी भाषा है। यहाँ पर हम लोगों ने उसको पढ़ाई के लिए हम लोगों ने रास्ता बना दिया था, लेकिन जब से हेमंत सरकार आया है, डिपार्टमेंटल बंद, टीचर बहाली बंद और नौजवानों को भी बहाली देना बंद, एकदम साफ दुकान बंद करके अचार रास्ता बंद कर दिया। इसलिए आज इस बार 2024 में इस बार हेमंत सोरेन का दुकानदारी बंद और भारतीय जनता पार्टी का विजय चालू होगा। यात्रा की मांग यहाँ के मजदूरों की है, यहाँ के किसानों की है, यहाँ के गरीबों की है, यहाँ के लोगों की परिवर्तन यात्रा की मांग है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस परिवर्तन यात्रा को पूरे प्रदेश में चलाया है। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आज वर्तमान जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, इसकी सरकार की पोल खोल रही है। आज जब अपनी पोल खुलती हुई देख रही है, आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जब अपने ही किए हुए वादे वो पूरा नहीं कर पा रही है, अपने पोल खुलते हुए देख रही है, तो आज जनता को बरगलाने का काम कर रही है, जनता को और झूठ का पुलिंदा देने का काम कर रही है और तो और
भी यात्रा पर निकल पड़ी है। आज झारखंड की जनता ने उसको इतना मजबूर कर दिया कि आज 30 महीनों से उनको निकलकर सड़क पर आना पड़ा, उनको भी यात्राएं करनी पड़ रही है। तो ये जनता की ताकत है। आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग आने वाले हैं, जहां वो 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एक कार्यक्रम विनोबा भावे विश्वविद्यालय के परिसर में है, वहीं दूसरा कार्यक्रम गांधी मैदान मटवारी में आयोजित होगा। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी की परिवर्तन रैली यात्रा का समापन समारोह रखा गया है। इसे देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने। हजारीबाग की बात करें और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हजारीबाग में होना है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हजारीबाग में 2 स्थानों पर होगा। पहला सरकारी कार्यक्रम विनोबा भावे विश्वविद्यालय के परिसर में होगा, तो वहीं दूसरा कार्यक्रम गांधी मैदान के मटवारी में होगा। उसको लेकर तैयारी की अगर हम बात करें तो तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है, क्योंकि हेलीपैड जो बनाया जाएगा वो पुलिस अकेडमी में बनाया जाएगा। उसके बाद वो गाड़ी से विश्वविद्यालय परिसर पहुंचेंगे और वहां से गाड़ियों से ही वो गांधी मैदान मटवारी पहुंचेंगे। अब अगर सुरक्षा की हम बात करें, बैरिकेडिंग की बात करें, तो ये बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं लगाया जा रहा है। ये बैरिकेडिंग यहाँ से लेकर डिस्ट्रिक्ट मोड़ तक लगाया जाएगा। बीच में बिल्कुल खाली रहेगा, परिंदा इस पर न मारे, इसको लेते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन के साथ प्रमोद खंडेलवाल, सारना प्लस न्यूज, हजारीबाग। झारखंड विधानसभा का चुनावी रेस में कई पार्टियां आमने सामने आना शुरू हो गया है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक दल पार्टी अपनी पांव जमाने के लिए कमर कस रही है। इसको लेकर आज राजधानी रांची में अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक किए। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार जनता को ठग कर राज्य की जल, जंगल और जमीन छीन रही है। इसी के लिए और जनहित का कार्य करने के लिए धरातल पर आएगी। झारखंड में जो चुनाव डिक्लेयर होने वाला उसमें आरएलडी आज अपने कार्यकर्ताओं की बैठक तय करके चुनाव लड़ने की तैयारी का कार्य शुरू कर रही है। हम झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, उसी की तैयारी के लिए आज कार्य समिति की बैठक बुलाई है। और चूंकि झारखंड में तमाम समस्याएं हैं, किसानों की बहुत समस्याएं हैं, सबसे ज्यादा समस्याएं किसानों की हैं। यहाँ पर नौजवानों की, महिलाओं की, इनको एम्पावरमेंट करने की जरूरत है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या झारखंड में है और वो उसका निदान एक ही तरीके से हो सकता है कि झारखंड में लघु उद्योग लगाए जाएं। अभी एक नया चलन बहुत जोरों से चल रहा है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाओ, और बड़े बड़े उद्योगपति बड़ी इंडस्ट्री लगाने में अभी लगे हुए हैं। मेरा ये कहना है कि जब तक लघु उद्योग नहीं लगेंगे, जो महात्मा गांधी कहते थे, चौधरी चरण सिंह कहते थे कि छोटे उद्योग लगाओ, जो काम हाथ से हो सकता है, कपड़ा, जूता, दिया सलाई, माचिस, मोमबत्ती, कापी, किताब, ये हाथ से बन सकते हैं। और हाथ से जो काम हो सकता है, चूंकि हम अमेरिका की नकल कर रहे हैं, अमेरिका में आबादी कम है, काम ज्यादा है, वहां दुनिया भर के लोग जाते हैं, उनको काम मिलता है। हिंदुस्तान में यहाँ के लोगों को भी काम नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ लघु उद्योग लगाए जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाई जाए और सरकार उनको 20 लाख से लेकर 50 लाख तक सस्ते ब्याज पर ऋण दे और वो नौजवान, उनका इसके डेवलपमेंट किया जाए, उनको सिखाया जाए काम और वो अपना उद्योग लगाएं, तब बेरोजगारी खत्म होगी। तो मैं आपसे यही कहना है कि हम 3-4 चीजों पर फोकस कर रहे हैं। हम गांव पर, किसान पर, बेरोजगारी पर, महिलाओं पर, ये मुद्दे हैं। और झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा तो जो अभी चल रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार का भी एक बड़ा मुद्दा है। और झारखंड हिंदुस्तान का, अगर मैं आपसे कहूं तो सबसे रिचेस्ट प्रदेश है। यहां पर जमीन के अंदर सोना दबा हुआ है, कोयले के रूप में, हर तरह से यहाँ इतना खनिज है, इतना सामान है, लोहा है, सब यहाँ पर दबा हुआ है। पर यहाँ से मैं साफ तौर से कहूंगा
कि उसके जरिए उद्योगपति और रईस होते जा रहे हैं, उसमें काम करने वाले लोग और रईस होते जा रहे हैं और झारखंड का आदमी और गरीब होता जा रहा। इस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। हमारी पार्टी इस पर भी ध्यान देगी। हम इस पर भी कोशिश करेंगे कि झारखंड से जितना पैसा निकल रहा है, जो खान के जरिए, खनिज के जरिए, जिससे यहां पर उसका प्रतिशत तय हो जाए कि यहां पर खर्च होगा, यहां के विकास पर होगा, बेरोजगारी पर खर्च होगा, गांवों पर खर्च होगा, महिलाओं पर खर्च होगा, ये तय होना चाहिए, जो अभी तक यहां नहीं हो रहा है। ये हम सरकार से मांग करेंगे, हम केंद्र सरकार से भी कहेंगे और यहां भी हम इस चीज का प्रयास करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में लगी हुई हैं। इसी बीच झारखंड में जमीन तलाशने के लिए लोकहित अधिकार पार्टी बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी बिगुल फूका। झारखंड के कुल 81 विधानसभा सीट में से 8 विधानसभा सीट की घोषणा भी कर दी। जनता के बीच पहुंचने के लिए राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने कहा कि जिस प्रकार से जनता के विरुद्ध होकर झारखंड की सरकार काम कर रही है, आने वाला समय में सरकार को जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया परिवार कंपनी जिस प्रकार से पैसे को दबोच कर रखी है, उसे निकालने के लिए सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठाया गया। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसीलिए आने वाले विधानसभा के चुनाव में पार्टी प्रमुखता के साथ चुनाव लड़ेगी। एक वर्ष की भी पार्टी नहीं है। दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग ने हमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया। 1 वर्ष भी नहीं हुआ, लेकिन हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। ना किसी के हम विरोधी हैं, ना किसी का अंध समर्थक हैं। जिनकी जितनी संख्या भारी, उनकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। संगठन के अभाव में अप्रैल मई में लोकसभा के सभी सीटों पर हम चुनाव लड़े, अब विधानसभा के सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ संगठन भी खड़ा कर रहे हैं, दूसरे तरफ चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं और तीसरे तरफ जनता की आवाज भी बन रहे हैं, जनता की समस्याओं को लेकर लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जब हम लोगों ने देखा कि एक भी राजनीतिक पार्टी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए आवाज तक नहीं उठा रहा है, आंदोलन करना की दूर की बात, हम लोगों ने फैसला लिया कि इसका आवाज ही नहीं उठाएंगे, आंदोलन करेंगे और तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक झारखंड के एक एक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उनका पैसा ब्याज समेत वापस नहीं मिल जाता है। चुनाव समाप्त होने के बाद भी आप लोग देखेंगे कि लोकहित अधिकार पार्टी इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ती रहेगी। बोकारो जिले में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे दाल भात केंद्रों की शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त विजया यादव केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंची। आपको बता दें कि बोकारो के नया मोड़ और कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित दाल भात केंद्र पहुंचकर उपायुक्त ने रजिस्टर की जांच की तो रजिस्टर में गड़बड़ी पाई गई। रजिस्टर में एक ही नाम के कई व्यक्तियों का नाम दर्ज था। जांच के क्रम में ये भी पता चला कि दाल भात केंद्र जिसको चलाने के लिए दिया गया है, उसके बदले कोई और व्यक्ति केंद्र चला रहा था। डीसी ने इसे गंभीरता से लिया है और इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। देख रहे थे कि काफी शिकायत है दाल भात केंद्रों को, उनका मैडम ने संज्ञान लिया, उपायुक्त महोदय ने, और साथ में हमारे साथ अपर समाहर्ता भी हैं और मैं खुद यहाँ पर उपस्थित हूँ। और जो दाल भात केंद्रों की स्थिति है, पहले भी काफी शिकायत थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उनका आवंटन हमने कम किया था और उसमें कटौती हुई थी। लेकिन हम लोग वही देखना चाह रहे थे कि इनके कार्यशैली में कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। जो आज हम लोगों ने जांच में पाया कि इसमें काफी त्रुटि अभी भी है, अभी भी फर्जी एंट्री की जा रही है, रजिस्टर में काफी फर्जी नाम दर्ज पाए गए और उसको लेकर के इस मामले को सीरियसली संज्ञान में लिया गया है और इन पे सख्त कार्रवाई है। विभाग से कोई गड़बड़ी नहीं है, संचालनकर्ता की गड़बड़ी है और संचालन में अगर लोग नहीं करेंगे सही से जो कार्य ले रहे हैं, विभाग का है कि जो समूह है, महिलाएं हैं, उनको आजीविका प्राप्त हो और गरीब व्यक्ति को उचित दर पे उचित सामान खाने को सही मात्रा में मिले। तो
उद्देश्य यही है कि जो छोटे छोटे रेडी या मजदूरी करने वाले लोग हैं, जिनको बहुत जल्दी निकलना पड़ता है, या महिलाएं हैं जो कामकाज के लिए बाहर आती है, तो सरकार इनको एक अच्छे साफ सुथरे तरीके से एक सस्ते दर में 5 रुपए में एक अच्छा खाना दे रही है, और उसका फुटफॉल कितना है वो देखते हुए ही उनका अलॉटमेंट होता है। तो अगर वो लिस्ट इन्फ्लेटेड है, 260, 300, 350 लोग अगर आ रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। और जैसे अभी हमने आप लोगों के सामने भी रजिस्टर देखा, एक ही व्यक्ति का नाम कई एक बार लिखा जा रहा है। साहिबगंज कलेक्ट्रेट सभागार में दुर्गा पूजा को लेकर शांति और विधि व्यवस्था संधारने को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपायुक्त साहिबगंज हेमंत सती, एसपी अमित कुमार सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही सभी पूजा समितियों से कहा गया कि वो शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। इंस्टॉलेशन करें, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन करेंगे। साथ ही जो वॉलंटियर्स हैं उनकी लिस्ट देंगे संबंधित थाना प्रभारियों को। इसके अलावा किसी भी तरीके से बिजली से कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। इस बार एक बड़ी चीज़ ये है कि जो 16 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट का एक आदेश आया है, जिसमें डीजे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। इसका कंप्लायंस अक्षरशः किया जाएगा, और जितने भी जो हमारे विसर्जन घाट हैं, उन विसर्जन घाटों पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर परिषद को लाइट लगाने के लिए, जेसीबी के प्लेसमेंट के लिए, और ताकि किसी भी तरीके से कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए आदेश दिए गए। साथ ही संवेदनशील मार्गों का एक मॉनिटरिंग ऑडिट होगा। आज या कल हम और डीसी साहब साथ में रात में, जब बाजार थोड़ा बंद हो जाएगा तो हम लोग उसका ऑडिट करेंगे। और जो सुदूर क्षेत्र है वहाँ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी उन सारे रूट्स का पर्सनली ऑडिट करेंगे, और उसमें कहीं प्रकाश की व्यवस्था या और भी जो व्यवस्था होती है, रूट की चेकिंग, उसके ऊंचे भवनों की चेकिंग, वो प्रॉपर तरीके से की जाएगी। ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही मोहल्ला में भी बैठक की जाएगी। जो भी संवेदनशील वैसे जो क्षेत्र है, उसको हम लोगों ने निर्देश दिया है थाना प्रभारी को और सीओ साहब को कि मोहल्लावार बैठक करें, हर लोगों से मिले जो भी उसके साथ हो। ऐसा होता है कि कुछ लोग ही बैठक में आते हैं और आधे लोगों की बातें रह जाती हैं। हम लोगों ने इस बार थोड़ी सी नीति बदली है अपनी, कि हर मोहल्ले में हमारे थाना प्रभारी और एसडीपीओ साहब और सीओ साहब सब जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, ताकि किसी के मन में कोई मलाल न रहे। कोई छोटी मोटी समस्या होगी तो तुरंत उसका साहिबगंज जिला परिषद कार्यालय कक्ष में जिप अध्यक्ष मोनिका किस्कू की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कई योजनाओं सहित अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए कई निर्णय लिए गए। वहीं डीआरडीए विभाग का विलय हो जाने के बाद उसकी शक्ति जिला परिषद से छीन लेने को लेकर भी जिप अध्यक्ष ने नाराजगी जताई है और इस मुद्दे पर उपायुक्त से मिलकर बात करने की बात कही। आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, जिप उपाध्यक्ष सुनील यादव सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। विलय था वो डीआरडीए का, जो उसको जिला परिषद में किया गया। जिला परिषद में उसका विलय तो हो गया, लेकिन उसके जो कर्मचारी हैं और उनकी अस्थियां जो है वो सिर्फ जिला परिषद को दी गई, और बाद बाकी जो निधि है, उसके कर्म है, जो दायित्व है, वो डीसी साहब के अधीन हो गई। तो इस बात को आज लेकर मुद्दा भी उठाया गया डीसी साहब के यहाँ कि अगर जिला परिषद में विलय हो गया डीआरडीए का, तो इसमें अध्यक्ष भी जिला परिषद के अध्यक्ष को बनाया गया है, लेकिन इसकी सारी जो शक्तियां हैं वो डीसी साहब के यहाँ है। तो फिर ऐसे में जिला परिषद कर्मी और अस्थिर क्या करेगी? जब जिला परिषद का डीआरडीए का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कोसी बराज से पानी छोड़ने के बाद कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण कीरतपुर प्रखंड के भूभौल गांव के पास बीती रात तटबंध टूट गया। तटबंध टूटने से कीरतपुर प्रखंड और घनश्यामपुर प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया, जिससे लाखों की आबादी के प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन ने देर रात तक तटबंध को बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रशासन के द्वारा लोगों को सतर्क और सावधान रहने की अपील भी की जा रही है। दरभंगा के जिलाधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। बिहार के खगड़िया में आज एक नाव हादसा हो गया, जहां कोसी नदी के तेज धार में एक नाव अनियंत्रित होकर डूब गई, जिसमें नाव पर सवार 4 लोगों में 2 लोग लापता हो गए हैं। वहीं 2 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। घटना अलौली थाना इलाके के हथवन गांव के पास की है।
प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सभी लोग आधा दर्जन मवेशियों के साथ बहियार से अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच कोसी नदी के तेज धार में नाव अनियंत्रित होकर डूब गई। वहीं घटनास्थल के लिए एसडीआरएफ की टीम रवाना हो गई है। अलौली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। नदी के पार से नाव आ रही थी, बीच नदी में नाव पलट गई, जिसमें 10 से 12 मवेशी था और 4 से 5 व्यक्ति थे। इसमें से 2 व्यक्ति तैर के बाहर आ चुके हैं, 6 व्यक्ति लापता है। कौन कौन लोग बाहर आया? बाहर जो है एक परमानंद यादव हैं जो बाहर आए हैं और एक मित्रजीत यादव हैं, वो तैर के बाहर आते हैं। और 2 गायब हैं और सिर्फ 2 या 3 हैं जो अभी लापता है, जिनका भी कोई पता नहीं चल पा रहा है। और यहाँ की स्थिति बहुत भयावह है, जो आप सामने देख सकते हैं। त्राहिमाम स्थिति है। कम से कम 400 से 500 जानवर फंसा हुआ है, 200 से 300 आदमी है, जिसका रेस्क्यू करना बहुत जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां तटबंध ध्वस्त मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला अधिकारी की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई। बगहा में चंपारण तटबंध ध्वस्त मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। तटबंध के कार्यपालक अभियंता निशिकांत को निलंबित कर दिया गया। चंपारण तटबंध टूटने के मामले में दोषी पाए गए जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने निलंबन की कार्रवाई की है। मनीष कुमार अब बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बगहा के नए कार्यपालक अभियंता बन गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बगहा में चंपारण तटबंध ध्वस्त मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। तटबंध के कार्यपालक अभियंता निशिकांत को निलंबित कर दिया गया है। चंपारण तटबंध टूटने के मामले में दोषी पाए गए थे, जिसके बाद जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने निलंबन की कार्रवाई की है। तो वहीं मनीष कुमार अब बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बगहा के नए कार्यपालक अभियंता बनाए गए हैं। चंपारण तटबंध ध्वस्त मामले में यह बड़ी कार्रवाई जिलाधिकारी की ओर से की गई, जहां कार्यपालक अभियंता निशिकांत को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बगहा के नए कार्यपालक अभियंता मनीष कुमार बन गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए बगहा से हमारे संवाददाता परवेज आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेज, ये बड़ी कार्रवाई की गई है, आपसे पूरा मामला समझना चाहेंगे। पश्चिमी चंपारण का ये धनहार अतवल के जो बांध है, उस बांध में अधिकारियों के बार बार उस निर्देश मिल रहा था जिलाधिकारी का कि उस बांध पर निरीक्षण किया जाए, लेकिन अधिकारी बेलापरवाह थे। लापरवाही के चलते बांध में सुराख हो गया। सुराख होने के बाद से ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दिया, लेकिन जो अधिकारी थे जल संसाधन विभाग का वो लोग इस पर ध्यान नहीं दिए, जिससे कि बांध में सुराख होते होते बांध एक साइड टूट गया, जिससे कि हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गया। ये फसल के बर्बाद होने की भी जानकारी सामने आ रही है। क्या इसको लेकर भी मांग की गई है? एक मुआवजे की मांग की जा रही है? ग्रामीणों को मुआवजे की भी मांग हो रही है और वहीं प्रशासन पर जो ग्रामीणों का भारी आरोप है, इसको देखते हुए जिलाधिकारी दिनेश राय ने जो जेई है उनको सस्पेंड कर दिया है। जी परवेज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर बगहा से है, जहां स्मार्ट मीटर के खिलाफ उपभोक्ताओं ने हल्ला बोल दिया है। आक्रोशित उपभोक्ता बिजली का बिल ज्यादा आने की शिकायत करते हुए पुराने मीटर लगाने की मांग कर रहे हैं। ना चाहिए तो ना चाहिए, हमनी के मान के चली जे 100 रुपया कमाता नहीं जा, हमनी के बिल भरम जा 50 रुपया 60 रुपया मजूरी मिलता, कमा का अपन 5 गो परिवार पर से आके बताए जो हमारा ऊपर 40,000 50,000 बिल बा, तो हम बिल भरे। मीटर हटाल जा, आज जौन पहले मीटर वाला उ लागू, उ मीटर से हमनी के बहुत दिक्कत बाटे, उ मीटर हटावल जा। स्मार्ट मीटर में क्या दिक्कत ये बा कि रिचार्ज ज्यादा लागत है। एने वाला हुए तो 50 रुपया महीना आवत, ओमे आवता 300 रुपया महीना, हमनी के कहाँ से भरें जा? ऊर्जा मंत्री कहता है कि ठीक बात है। देश बिल्कुल साफ है। बगहा विधानसभा के लोगों ने तय कर लिया है कि यहाँ पर जिसको सरकार स्मार्ट मीटर कह रही है और बगहा के लोगों ने इसको चिन्हित कर दिया है खुनचुसवा मीटर। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली बिल हम लोग दे रहे हैं। कर्नाटका, दिल्ली, तेलंगाना, अमीर राज्यों में 200-300 यूनिट फ्री है। झारखंड जैसे राज्य में यूनिट फ्री है और बिहार में चक्रवर्ती ब्याज दिया जा रहा है और एक नया मीटर का नाम दिया जा रहा है स्मार्ट मीटर, जो गरीब दलितों के यहाँ लगाया जा रहा है।
आप मुझे बताइए कि ये कहाँ का न्याय है और कौन सा हिटलरशाही है कि आप स्मार्ट मीटर नहीं लगाओगे तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।